दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश में कंफ्यूजन है। हर किसी के पास अपने अपने अनुमान हैं, अपने अपने आंकड़े हैं, अपनी अपनी विवेचना है। कोई किसी को 60 सीट दे रहा है तो कोई उल्टा जाकर किसी को 70 सीटें दे रहा है। कोई कह रहा है कांटे का संघर्ष है, 40-40 पर मामला सिमटेगा। आखिर उस उत्तर प्रदेश में है क्या? यूपी में इतना दम क्यों है? राजनीतिक दम क्यों है? यूपी की ताकत लोकसभा में 272 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव ही एक ऐसी सरकार बना पाए जिसमें यूपी का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। अन्यथा इस देश में जितनी भी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश के बड़े कंट्रीब्यूशन के बिना, बड़े योगदान के बिना वो सरकार बनी नहीं। चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार जनता परिवार की रही हो, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सब के सब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बिना 80 सीटों के लिए बड़ी ताकत झोंकते रहे और बड़ा हिस्सा वहां से हासिल भी करते रहे। आज के उत्तर प्रदेश को लेकर खासकर भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें कम हो रही है, चारों तरफ इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और सीटें कम हो रही है, मोमेंटम विपक्ष का बन रहा है, तमाम बातें लोग कह रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा ये कहने की स्थिति में कोई नहीं है। और दोस्तों, यही स्थिति 2014 में थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंदर खाने मान रहे थे कि 10 सीटें पिछली बार मिली थी, 30-32 मिल जाए तो नाक बच जाएगी और फिर इसे एक बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित भी किया जाएगा। लेकिन मिली कितनी? 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ पहुंच गई और उन 73 में 71 बीजेपी की थी। 2019 की बात करें तो बुआ बबुआ अलायंस भी हुआ, यानी सपा बसपा और आरएलडी का, अखिलेश यादव, मायावती और अजीत सिंह की पार्टी का गठबंधन भी हुआ। और वो गठबंधन नेताओं का गठबंधन जरूर बना, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले। बड़े नुकसान से भारतीय जनता पार्टी बच गई, क्योंकि सपा और बसपा में ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पर गठबंधन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी नुकसान के बावजूद अपने गठबंधन के साथ 64 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2 सीटें अपना दल को और 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। आज की स्थिति वैसी ही बताई जा रही है जो 2014 में थी। 2014 में अंडर करंट को लोग महसूस नहीं कर रहे थे। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 73 सीट तक पहुंच जाएगी। आज भी वही स्थिति है। सब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तो बना है, लेकिन सीटों में कितना कन्वर्जन होगा, कितनी सीटें आएंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। 30 से ज्यादा सीट तो कोई दे भी नहीं रहा। मैं भी नहीं जानता कितनी सीटें आएगी। सीटों को लेकर मैं कोई बात आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण को समझना लाजिमी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण पर आप नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि समाज का जो अगड़ा वर्ग है, जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं, तकरीबन 20% वोट उसके हैं, 20% वोटर्स उनके हैं, 20% वोटर्स अल्पसंख्यक हैं और 21-21.5% वोट दलित समाज के हैं। 1% से थोड़ा कम, या मान सकते हैं कि 22% वोट SC ST के हैं, जिसमें आधा पौना % वोट ST का भी है। तो 20% सवर्ण, 20% अल्पसंख्यक और 22% SC ST, ये 62% का आंकड़ा होता है। बचे कितने? बचे 38%। और यही 38% वोट OBC और EBC के वोट हैं। और इन्हीं 38% वोटों पर सारा दारोमदार काफी हद तक टिका हुआ है। कुछ हद तक दारोमदार दलित वोटों के हिस्से पर भी टिका हुआ है। अब बात हम 2014 की करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली और जो वोट मिले, उसके गणित को समझने के लिए, खासकर 2024 के परिप्रेक्ष्य में उसके गणित को समझने के लिए यह जानना लाजिमी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी सफलता का स्वाद चखा कैसे, 10 सीट से वो 73 तक पहुंची कैसे। तो साफ दिखाई देता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी दलों के साथ
तकरीबन 43.5%, 43.6% वोट मिले, 43.6% वोट। समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2014 में, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद 22.3% वोट हासिल कर पाई। तीसरे नंबर पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी विधानसभा में, जो कुछ सालों पहले तक पूर्ण बहुमत से सत्ता में थी, दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, उसे 19.7% वोट मिले और 22 सीटों के साथ 2009 में लोकसभा पहुंची कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 7.5%, 7.5% वोट मिले। तो साफ जाहिर होता है कि विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गैर डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट, गैर प्रभुत्वशाली समुदायों को हर कैटेगरी से, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, सबको चुनावी हिंदुत्व के पाले में नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों की आस के साथ, नरेंद्र मोदी के द्वारा खुद को पिछड़ा, अति पिछड़ा, नीची जाति का बताए जाने के जुमले के साथ, इन सब के साथ क्लब करते हुए एक ऐसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी खड़ी की, राजनीतिक पहचान खड़ी की, जिसमें सवर्ण वोटों का हिस्सा यानी जनरल कैटेगरी के वोटों का जो 20% हिस्सा है, तकरीबन वो यूनाइट होकर भाजपा के पक्ष में तो रहा ही, पिछड़े वर्ग से भी गैर प्रभुत्वशाली बिरादरियों के वोट बड़ी संख्या में गए और गैर जाटो वोट दलितों से भी बड़ी संख्या में गए, गैर यादव OBC से और गैर जाटो दलितों से। नतीजा ये हुआ कि कुछ वोट, ज्यादातर वो गैर यादव पिछड़ों के और गैर जाटो दलितों के वोट और जनरल कैटेगरी के वोटों के साथ बीजेपी अपने गठबंधन के सहारे, यानी अपना दल के साथ उसके गठबंधन के सहारे वो 43.6% वोटों तक सिमट गई, वोटों तक पहुंच गई, 43.6% वोटों तक। और यही 43.6% वोट बीजेपी अलायंस के उसे 80 में से 73 सीटों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अब आते हैं 2019 में, तब तक राज्य में बीजेपी की सरकार भी बन चुकी थी, वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा, लेकिन सीटों की संख्या कम हुई। कारण क्या था? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। और वो गठबंधन कैसे हुआ? इस तरह से हुआ कि नेताओं के दिल तो मिल गए, RLD भी उस गठबंधन में शामिल हो गई, जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत सिंह की पार्टी, लेकिन कार्यकर्ता जमीन पर जुड़ नहीं पाए। सपा बसपा RLD के गठबंधन ने 40% वोट हासिल किए, वहीं 6.5%, 6.3% वोट कांग्रेस पार्टी ने हासिल किए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 43.6% वोटों पर थी, वो अपने वोटों को 7.5% बढ़ाते हुए, 7.5% अपने वोटों को बढ़ाते हुए 51% पर अपने गठबंधन के साथ पहुंच गई। सोचिए, 43.5% वोटों के साथ 73 सीटें और 51% वोटों के साथ 64 सीटें। वोट बढ़े, सीटें घटी। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का प्रभाव था, योगी आदित्यनाथ के चुनावी हिंदुत्व का भी प्रभाव था, नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व का भी प्रभाव था, सबका प्रभाव था। और अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन ने, RLD के गठबंधन ने कोई ऐसा मार्क नहीं छोड़ा और राष्ट्रीय राजनीति में कोई विकल्प पेश करने जैसी हालत खड़ी नहीं की, जैसी स्थितियां खड़ी नहीं की, जिससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। गठबंधन बड़ा था, आधार वोट बड़े थे, लेकिन वो नतीजों में उस तरह से परिणत नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। आज हालात बदले हुए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी उम्मीद के किरण थे, 2019 में उम्मीद की किरण से के बाद ग्राफ तो गिरा, लेकिन परिस्थितियां ये थी कि मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि विकल्प के रूप में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी उस तरह से जनता के बीच पेश नहीं कर पाए थे जो आज 24 में कर रहे हैं। अब जरा 24 के हालात पर आते हैं। 24 के हालात में बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है और 19 और 24 के बीच में 2022 भी खड़ा होता है, जहां बहुजन समाज पार्टी जो 20% वोटों के आसपास खड़ी थी, वो सीधे 12.5% वोटों पर आकर गिर गई। कांग्रेस पार्टी
जो लोकसभा चुनाव 2019 में 6.3% वोट पर थी, वो 2.3% वोट पर आकर खड़ी हो गई। सीधे 4% का नुकसान उसको, बसपा को 8% का नुकसान। लेकिन विधानसभा चुनाव में यह देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन 37% पर आकर 37% पर आकर सपा का गठबंधन खड़ा हो गया। और जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 51% वोटों पर थी, वो सीधे गिरकर अपने गठबंधन के साथ 42.5% से थोड़े ही ऊपर, लगभग 43% वोटों पर आकर खड़ी हो गई। 5.5% के अंतर से इतना बड़ा अंतर विधानसभा में सीटों का दिखाई देने लगा। आज हालात बदल चुके हैं, मंजर बदल चुका है। आज कोई ये नहीं पूछ रहा और न ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि आज जनता के सामने विकल्प है। और विकल्प राहुल गांधी ने बनाया है, विकल्प उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने बनाया है, विकल्प उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने भी बनाया है, और विकल्प मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक दलित नेता की कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर ताजपोशी ने भी बनाया है। संभवतः इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर वही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जब विकल्प इस ढंग से खड़ा हो गया कि संघर्ष करने वाला, पूरे देश को पैदल नाप देने वाला नेता, इस देश में जाति जनगणना के साथ, दलितों और आदिवासियों के मुद्दे के साथ, पेपर लीक को खत्म करने की बात अपनी गारंटी के रूप में चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करने के साथ, और 30 लाख नौकरियों की वैकेंसी 15 अगस्त के पहले निकालने के वादे के साथ, और इन सब के बीच सभी शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात के साथ, जब एक मजबूत विकल्प के रूप में, और उसमें किसानों का मुद्दा भी अगर जोड़ दे जो एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का है, तो एक मजबूत विकल्प के रूप में जब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को खड़ा कर दिया, एक दलित चेहरे को सामने ला दिया, तो उस परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी से छिटक रहा दलित वोटर, जो कभी लाभार्थी चेतना के नाम पर कंफ्यूज हो रहा था, तो कभी अखिलेश यादव के साथ जाने से हिचक रहा था, अब वही दलित वोटर ये कहता हुआ दिख रहा है, दलित समाज का वोटर, कि अखिलेश यादव को तो 2027 में देखेंगे कि करना क्या है, वोट कहां देना है। लेकिन आज सवाल संविधान बचाने का है, आज सवाल देश बचाने का है, और आज सवाल इस देश में उस तथाकथित तानाशाही के मॉडल को खत्म करने का है, जिस मॉडल के तहत कोई सरकार, कोई कैबिनेट, किसी का महत्व नहीं, किसी की प्रासंगिकता नहीं, व्यक्ति नाम केवलम जब हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश हो रही है, उस कोशिश से हिंदुस्तान को निकालने के लिए कांसीराम की विरासत, जो एक मिशन के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई थी, वो मिशन याद रखिए लंबे समय तक लाभार्थी चेतना का हिस्सा नहीं बन सकता था। वो भागीदारी के लिए बना था, चाहे बामसेफ हो या बसपा हो, चाहे DS4 की बातें हो, भागीदारी के लिए, समाज में सम्मान के लिए, सामाजिक न्याय को आर्थिक ढांचे के खांचे में फिट करते हुए एक नए कलेवर के साथ अधिकार संपन्न दलित समाज को सामने लाकर समाज के दूसरे हिस्से के बरक्स खड़ा करने के लिए बना था। वो 5 किलो राशन पर लंबे समय तक टिक नहीं सकता था, और वैसे भी नहीं टिक सकता था जब राहुल गांधी 10 किलो राशन की बातें कर रहे हैं। और वो 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है, वो दरअसल मनमोहन सिंह सरकार के बनाए हुए फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जा रहा है। आज हालात क्या हैं? 2024 में अचानक जो आप भीड़ देख रहे हैं अखिलेश यादव के पक्ष में, राहुल गांधी अखिलेश यादव की सभाओं में, वो भीड़ अखिलेश यादव की नहीं है, वो भीड़ राहुल गांधी की भी नहीं है, वो भीड़ मुद्दों की है। और वो मुद्दा, जैसा मैंने बताया, संविधान बचाने से लेकर रोजगार और महंगाई तक, किसानी तक, ओल्ड पेंशन तक, बेरोजगारी तक, इन सब लोगों की, इन सब तबकों को एक साथ लाकर इस रूप में खड़ा कर दिया, जिसे जाति जनगणना ने और उस मुद्दे ने यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में इस तरह से स्थापित कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज अखिलेश यादव के साथ दलित वोटर तभी है जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की मर्जी से कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, संभवतः एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हालात दलितों के सामने अब दिखाई देने लगे। निर्णायक चोट खुद नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर दी।
जब सवाल मैनिफेस्टो पर उठा दिया, मंगलसूत्र से भैंस तक पहुंच गए, और लोगों ने जब मैनिफेस्टो पढ़ना शुरू हुआ तो जितना प्रचार कांग्रेस पार्टी के लोग अपने मैनिफेस्टो का नहीं कर सकते थे, वो प्रचार मुफ्त में नरेंद्र मोदी ने दलित बस्तियों में, ओबीसी वर्ग के बीच बहुत आराम से करवा दिया, जाने अनजाने में करवा दिया, अपनी गलती से करवा दिया। और उस गलती ने जो चेतना पैदा की, वो भीड़ के रूप में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभाओं में दिखाई देना शुरू हो गई। वो मोमेंटम, वो जज्बा, वो उत्साह दिखने लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव का एक वाकया बताता हूं। मुलायम सिंह यादव किसी रैली में थे, वो बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं थे तब, और उस रैली में उन्होंने भीड़ को देखकर कहा कि भीड़ तो है, लेकिन इस भीड़ के चेहरे पर कोई जज्बा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। मतलब लोग तो जुटे हैं, लेकिन ये लोग उत्साह, आंखों में चमक लिए हुए नहीं है। वो तपे तपाए नेता थे, भीड़ के मनोविज्ञान को समझते थे। लेकिन आज जो भीड़ है, जरा उस भीड़ के उत्साह को देखिए, उमंग को देखिए, तब आपको अंदाजा लगेगा कि दलित समाज किस लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ आया। जो ओबीसी समाज का बड़ा हिस्सा, चाहे वो कुर्मी हो, राजभर हो, निषाद हो, बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था, अब उसके बड़े हिस्से में टूट होकर हर समुदाय का, ओबीसी वर्ग के हर समुदाय का ठीक ठाक शेयर इंडिया गठबंधन के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ये हालात एक दिन में नहीं बने हैं, 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, यूपी में कथित ठाकुरवाद, डबल एंटी इनकम्बेंसी, और इन सब से आगे जाकर समाज के दूसरे वर्गों में कमंडल के साथ मंडल को जोड़ पाने की जो नरेंद्र मोदी की कवायद थी, वो कवायद जब जुमले के रूप में तब्दील होती दिखाई दी, लोगों को अपने मुद्दों के साथ अधिकार संपन्न बनाने के जो असली एजेंडे थे, उस एजेंडे से विमुख होते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार दिखाई दी, तो लोगों ने पुराने घर में वापसी शुरू कर दी। ओबीसी वर्ग ने सपा का दामन थामा, तो दलित वर्ग जो पिछली बार कोई नया ठिकाना ढूंढ रहा था, लेकिन बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक ने और उससे उपजे हुए चुनावी राष्ट्रवाद ने माहौल को इस कदर से चुनाव में बना दिया, जिसमें वो नए ठिकाने की सोच भूल गया। आज वो सोच दलितों के बीच फिर से उभर कर आ गई, जिसका नतीजा है कि अखिलेश यादव कबूल है संसद के लिए, विधानसभा के लिए कबूल है या नहीं, ये हम 2027 में देखेंगे। ये दलितों की सोच है। तो इस सोच के बीच आप यूपी में कहीं चले जाएं, जमीन पर जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनसे बात करें, सब एक ही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं सब। जिस समाज की बात कीजिए, निषाद की बात कीजिए, राजभर की बात कीजिए, मौर्य की बात कीजिए, शाक्य की बात कीजिए, किसी भी ओबीसी समाज, किसी भी दलित समाज की बात करें, सब यही कहते हैं, टूट है। लेकिन यह पूछने पर कि कितने प्रतिशत की टूट है, सही सही आंकड़ा कोई दे नहीं पाता। लेकिन फिर यह पूछा जाता है कि उस तबके में कितने लोग आपको मिले जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के साथ, नरेंद्र मोदी के चुनावी जुमले के साथ, वही 15 लाख रुपए सबके खाते में आने वाले जुमले, उस जुमले के साथ कितने लोग खड़े हैं, तो फिर लोगों को बगले झांकना पड़ता है। तो इस मोमेंटम में जब एक तरफ दलित समुदाय का बड़ा तबका, जिसकी कुल आबादी लगभग 22% है यूपी में, एक तरफ ओबीसी वर्ग जिसकी आबादी 38% है लगभग, उसका बड़ा हिस्सा सपा के साथ है, और अल्पसंख्यक मतों के सामने अब विकल्पहीनता जैसी स्थिति ही नहीं है। उनके जो 20% वोट है, उन 20% वोटों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब वो साफ देख रहे हैं कि उनके 20% वोट एक तरफा, एक ही विकल्प इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। तो 20% वो 38% दलितों में से कितना हिस्सा, 38% ओबीसी में से कितना हिस्सा आएगा, और इन 38% में से देखें तो 29% जो नॉन यादव ओबीसी है उसका कितना बड़ा हिस्सा आएगा, दलितों में से 21-22% दलितों में से कितना हिस्सा इंडिया अलायंस को आएगा, इसको लेकर भ्रम की स्थिति जरूर है। लेकिन इसके बरक्स आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी के पास 20% जो सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के तिलक तराजू तलवार वाले वोटर मोटे तौर पर माने जाते हैं, उनके अलावा और कौन सा वोटर खड़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 जैसी स्थिति में नहीं है। ये एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 14 और 19 जैसी स्थिति नहीं है।
और सीधी बात, एक लाइन में उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो सबसे पहले बीजेपी की सत्ता चूंकि कसौटी पर है, बीजेपी के पर्सपेक्टिव से ही अगर चीजों को देखना शुरू करें तो 20% अल्पसंख्यक वोटों को पहले किनारे करते हैं। 80% वोटों में, क्योंकि उस 20% को किनारे करने का मकसद यह है क्योंकि 20% वोटों में जितना भी वोट पड़ रहा है वो 20% वोट तो एक तरफा जा रहा है, इंडिया अलायंस के पक्ष में एक तरफा जा रहा है। अब 80% जो वोट बचे हुए हैं उन 80% वोट में अलग लड़ने के बावजूद 7-8% वोट बहुजन समाज पार्टी को वहीं जाएंगे। गिरते पड़ते उतने वोट 8% वोट मान के चले कि आ जाएंगे। बचे 72% वोट। 72% वोटों में अगर इन 72% वोटों में इंडिया अलायंस 28 से 30% तक पहुंच गया तो उसमें 20% अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा पहुंचता है 48 से 50% वोट पर, यानी वहीं पर जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी खड़ी थी। ध्यान रखिए, बसपा के 7-8% दलित वोट उम्मीद है सबको आएंगे, उसे छोड़ देते हैं और 20% अल्पसंख्यकों को छोड़ देते हैं जो एक तरफा इंडिया अलायंस में है। 72% वोटों की मैं बात कर रहा हूं, बहुसंख्यक वोट 72%, 8% बसपा के कोर वोट मानते हुए 72% की बात करें तो 72% वोटों में अगर 27-28% वोट अगर निकाल देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 43-44% पर आती है। और वही 27-28% वोटों में अगर अल्पसंख्यकों के 20% वोट जो एक तरफा जा रहे हैं वो ऐड कर देते हैं तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन 48 से 50% तक जाता है। और वही कांग्रेस सपा का गठबंधन यानी इंडिया अलायंस अगर इन 72% वोटों में 30-32% तक पहुंच गया और भाजपा 40% तक रुक गई तो इस 30-32% वोटों में अगर 20% अल्पसंख्यकों के वोट भी ऐड कर दे तो आंकड़ा 52% तक जाता है। तो उन परिस्थितियों में क्या होगा यह समय बताएगा, 4 जून की तारीख बताएगी। लेकिन एक बात तो साफ दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पर सब कुछ इसी बात पर निर्भर है कि 20% अल्पसंख्यक वोट, 8-9% या 8% माने तो बसपा के वोट, इसको किनारे कर दे। 72% जो बचे हुए वोट हैं उनमें कौन कितना हासिल कर पाता है। और वाकई जो हालात दिख रहे हैं सबको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की मांग और खासकर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा जब से जाति जनगणना कराई गई, जब से आंकड़े सार्वजनिक किए गए, उसके बाद की परिस्थिति में संविधान बचाने वाले नैरेटिव में के दौर में, राहुल गांधी की गारंटी के दौर में अगर यहां 28 से 30% भी वोट अगर हासिल करने में, इन 72% में 28 से 30% वोट भी हासिल करने में अखिलेश यादव और राहुल गांधी कामयाब हो गए तो यकीन मानिए अल्पसंख्यक मतों को इसमें जोड़कर यह आंकड़ा 50 से ऊपर पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी को 50% वोटों के साथ जब 62 सीटें मिल सकती है तो 50% वोट अगर इनके पक्ष में आते हैं तो इन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन 72% वोटों में 28-30% वोट हासिल करने की स्थिति में इंडिया गठबंधन आ गया है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि माहौल, जज्बा, मुद्दे सब एक साथ जब जुड़े हुए हों और चुनावी हिंदुत्व का नारा बिखर गया हो, मोदी और योगी सिर्फ और सिर्फ तिलक तराजू और तलवार की जो बातें कही जाती थी, यानी अपर कास्ट और वेस्ट की का जो एक मोटे तौर पर या थोड़े बहुत अति पिछड़े वोटों की बात करें, थोड़े बहुत जो दलित वोटर अभी भी 5 किलो राशन के मोहपास में है उनकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को उससे आगे वोट उत्तर प्रदेश में तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। होगा क्या मैं भी नहीं जानता, सीटें कितनी आएंगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की हकीकत यही है और इस हकीकत को नतीजों में तब्दील कितना कर पाते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये देखना होगा और ये 4 जून को ही दिखाई देगा। तो इंतजार करते हैं 4 जून की तारीख का कि आखिर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पिटारे से निकलता क्या है। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।